गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रदीप कुमार उपाध्याय। मैं रेजोमैक्स डिवीजन की तरफ से आप सबके लिए लेके आए हैं मैक्सिमम करंट अफेयर्स मैगजीन। इसको आप पढ़िए, इसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट है बेटा। ये वार्षिक अंक आई है आपके लिए। इसमें आपको इंडेक्स में बताता हूँ मैं आपको लिटिल बिट। इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अंदर सबसे कोई भी मैगजीन होती है बेटा, हम इसके अंदर सबसे पहले स्पेशल कवरेज डालते हैं, कवर स्टोरी डालते हैं। जैसे इस मैगजीन को हमने एक वार्षिकांक के रूप में बनाया है। इसमें हमने क्या किया है, जो कवर स्टोरी बनाई है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमने पूरा बताया हुआ है। और राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, वित्तीय समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाचार और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मतलब एनवायरमेंट इकोलॉजी की न्यूज़ इसमें ली गई है आपके लिए। और राज्यों के समाचार, स्टेट एंड न्यूज़ जिसको बोलते हैं, रक्षा एंड सुरक्षा डिफेंस न्यूज़ आपके बारे में बताया गया है। पूरा डिफेंस न्यूज़ हुई है जितनी भी मंथ में। और खेल गतिविधियां, स्पोर्ट्स न्यूज़ इसके बारे में ली हैं। और सरकारी योजनाएं एवं परियोजनाएं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम होता है बेटा, तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और विशेष आलेख मीन्स स्पेशल कवरेज में हमने इसमें किया है कि रिसेंटली में जो 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए, तो वहां पर कौन कौन से न्यू सीएम बने, नए नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का बने हैं, इन्होंने शपथ ली है, तो उनके बारे में दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके कवर पेज में, आप देख सकते हैं इनका पूरा नाम दिया गया है और कौन से जिले, कौन से राज्य के ये सीएम है। तो बेटा इसके अंदर और हम देखेंगे, इसमें पुरस्कार भी दिया हुआ है और सम्मान जो इनको मिला है जितने भी, और नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है, नए नए अपॉइंटेड कौन से हुए हैं। जैसे ट्राई के चेयरमैन है अशोक लोहाटी, उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये सारी न्यूज कंटेंट इसके अंदर आपके पास मिलेगी। तो ये एक, और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं, तो ताकि आप आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं आप एनालिसिस कर सकें कि किस तरह का एग्जाम होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। और रैपिड फायर क्वेश्चन जो पूरा ईयरली करंट अफेयर्स है, ईयरली मतलब 2023 जनवरी से लेकर 2024 जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर्स का मैंने एक समअप करके हर एक सेक्शन से उठा के, जितने भी सेक्शन से लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको मैंने कलेक्ट करके एक ही जगह वन लाइनर की फॉर्म में डाला है। ठीक है बेटा। तो ये, और अब लास्ट में पजल है, तो आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप इस मैगजीन को परचेस कीजिए। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, आप हमारी रेजोमैक्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस मैगजीन के नीचे, इसके इनर पेज में आप देखिए, तो ये इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। तो आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, वीकली करंट अफेयर्स का। तो ये मैगजीन बेस्ड हमारी जो मंथली मैगजीन आ रही है, इसी से बेस्ड मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूं आपके लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो आज से हमारा पहला सेशन स्टार्ट होता है। तो बेटा हम बात करेंगे, इसमें हम वेरियस सेक्शंस की बात करेंगे कि हिस्ट्री में मैं हर एक सेक्शन को उठाऊंगा, उससे कौन कौन सी न्यूज़ हुई हैं, और रैंडमली रहेंगी। किसी में कला एवं संस्कृति की न्यूज़, इतिहास की न्यूज़, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की न्यूज़, राष्ट्रीय मुद्दों की न्यूज़, पर्यावरण में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है, कौन कौन सी समिट हुई हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे किसको पुरस्कार मिला है। तो ये एक वीकली करंट अफेयर्स में, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, और एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग न्यूज़ हो, कोई भी रेलवे एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, तो कोई भी एग्जाम्स होगा आपका, आप इस वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे बेटा, इसमें से 101% क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एकदम कोर ओरिएंटेड है। और मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूं बेटा टॉपिक। पहला हमारा है कला एवं संस्कृति का। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम ना है। और आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे ताकि आप इसको हाथों हाथ नोट करते चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ हैं। तो आप देखेंगे बेटा अभी आर्ट एंड कल्चर न्यूज़ में एक थंग का पेंटिंग है, ये बहुत फेमस हुई है। तो ये पूछेंगे कि किस एरिया में फेमस है ये थंग का पेंटिंग। तो ये बेसिकली बेटा हाईएस्ट आइडल है किसकी, बुद्धिज्म के अंदर। बौद्ध धर्म में सबसे सर्वोच्च कोटि की ये पेंटिंग होती है जो बुद्धिज्म धर्म में अपनाई जाती है। और आप जाएंगे जैसे, और ये किस स्टेट में मिलती हैं इसमें देखेंगे आप। सबसे पहले बेटा हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में,
और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये एक बौद्ध धर्म की एक सर्वोच्च पेंटिंग है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये आएगा कि थांगगा पेंटिंग कहां फेमस है और किस धर्म से ये ताल्लुक रखती हैं। तो आप देखेंगे बुद्ध धर्म से ये रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा अपनी कॉपी में, बुद्ध धर्म से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। तो ये कला एवं संस्कृति का बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स है। लास्ट 1 वीक में ये सब चीजें हुई हैं, तो ये बहुत हाईलाइटेड है बेटा, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बेटा, अगला लेते हैं हम। देखो, अब हम कृषि से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने लास्ट वीक में कुछ स्कीम्स हैं, वो कौन कौन सी स्कीम है और किसानों के लिए किस तरह से वो हितकारी साबित हुई हैं, तो हम देखेंगे। तो देखेंगे बेटा, स्कीम्स के अंदर बात करेंगे पहले हम। एक स्कीम है इसके अंदर, LMS स्कीम, लर्निंग। आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं हाथों हाथ, समझ के सुनते भी चलिए और लिख भी चलिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। इसमें क्या होगा बेटा, किसानों को ट्रेनिंग की जाएगी और उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को कृषि की पद्धतियों के बारे में। ट्रेनिंग एंड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा कृषि पद्धतियों के बारे में, एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में। ठीक है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अंदर ट्रेनिंग एंड नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जितने भी हमारी जो फसलें को किस तरह से उत्पादन करना है और उनको किस तरह से सुनियोजित ढंग से आगे उसका व्यापार बढ़ाना है, तो इसके बारे में दिया जाएगा आपके LMS स्कीम के थ्रू। अगली स्कीम इसमें आई है जो अभी काफी हाईलाइटेड है, सारथी पोर्टल। ठीक है, सारथी पोर्टल में क्या होगा बेटा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे किसी किसान की कोई फसल का नुकसान होता है तो वो मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराते हैं अपनी फसलों का। तो उसके बाद जो मुआवजा होता है, तो देखा होगा आपने नॉर्मली जो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि उनको प्रॉपर तरीके से मुआवजा टाइम से नहीं मिल पाता, तो उसके बीच में जो क्लैश होता है इंश्योरेंस कंपनी और किसानों के बीच में, तो उसके बीच में मध्यस्थता लाने के लिए भारत सरकार ने एक सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। इंश्योरेंस कंपनीज एवं किसानों द्वारा मध्यस्थता लाने हेतु। ठीक है, इसी के अंदर बेटा आपको हम इसके बाद में जैसे कंप्लेन आती हैं प्रॉपर तरीके से कोई मुआवजा नहीं मिल पाता, एक कृषि रक्षक पोर्टल और है, इसको भी आप नोट करेंगे, कृषि रक्षक पोर्टल। इसमें क्या होगा बेटा, जो कंप्लेन है उनको रीएड्रेस किया जाएगा, किसानों द्वारा एक कंप्लेन इसमें बुक की जाएगी, ताकि इंश्योरेंस कंपनी ने उनको प्रॉपर तरीके से मुआवजा नहीं दिया तो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल में द्वारा, कंप्लेन फॉर रीएड्रेसल। ठीक है, कंप्लेन आप कर सकते हैं और आपको जो उचित मुआवजा वो दिया जाएगा। फिर आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। और एक जानते हैं आप बेटा, PM फसल बीमा योजना, PM फसल बीमा योजना
इसमें जितनी भी आपकी फसल है उसका क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाएगा। तो ये बेसिकली कृषि जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड स्कीम होती है। तो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि सारथी पोर्टल किस में आता है, कि दोनों के बीच में मध्यस्थता लाने के लिए बीच में इंश्योरेंस कंपनी और किसानों के बीच में। और एलएमएस स्कीम में क्या होता है, किसानों को ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं गाँव के अंदर, ताकि वो एकदम नई नई तकनीकों को सीखें और अपना फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें और अपने उस जो उर्वरकों का सही इस्तेमाल कर सकें और आने वाली मौसम की जो आपदाएं हैं उनसे बच सकें। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, रब करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। अगला देखते हैं हम। तेरह फरवरी को बेटा सरोजनी नायडू इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी और इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से योगदान रहा, और वो ये सब चीजें बताएंगे आपको। इनको बेसिकली क्वेश्चन आता है कई एक बार, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये इनको एक उपाधि प्रदान की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। और इनके बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कि ये पहली वुमेन थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, स्टेट क्या है इसमें बेटा, उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे बेटा इसमें, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी जिसको बोलते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इनको बेटा 1929 में केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, आप इनको नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको किसी वनडे एग्जाम में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, तो ये बहुत इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ था, ये करंट अफेयर्स आया था इसमें, इस वीक में, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखेंगे बेटा हम उसी तरह से, दो 200 बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। जिन्होंने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना करी थी बेटा। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इन्होंने, ये हिस्ट्री का एक करंट अफेयर्स भी हो गया आपका।
हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और इनके कुछ सामाजिक सुधार कार्यक्रम क्या थे बेटा, इन्हें देखेंगे जरा आप। जैसे चाइल्ड मैरिज, बच्चों के विवाह हो जाते थे छोटी छोटी बच्चियों को, तो उनके विवाह को उनको रोकना था इनका उद्देश्य। सती प्रथा का उन्मूलन किया इन्होंने। सती प्रथा में क्या होता था बेटा, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को भी साथ में जला दिया जाता था, तो इसका इन्होंने विरोध किया। तो ये कुछ सामाजिक कुरीतियां थी, उनका इन्होंने विरोध किया और सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा उन्मूलन और जातिवाद की समाप्ति। जातिवाद की समाप्ति, जो भेदभाव उत्पन्न था समाज में उसको खत्म करना। और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। हिंदू रिफॉर्म आंदोलन चलाया इन्होंने, हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन। ठीक है। तो बेटा हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन चलाया इन्होंने, हिंदुओं को बोला कि भैया वेदों की ओर लौटो। और आप देखिए जो सामाजिक कुरीतियां हैं इसका उन्मूलन किया इन्होंने। और इनके द्वारा स्थापित आज के टाइम पे आप देखेंगे हर एक शहर के अंदर डीएवी स्कूल जो हैं, तो ये डीएवी स्कूल की स्थापना करी इन्होंने। तो ये फाउंडर भी थे स्वामी दयानंद सरस्वती, डीएवी स्कूल से। तो ये एक करंट अफेयर्स का न्यूज था बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, 200 बनाई गई। ठीक है। और 1800 आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कब करी, 1875 में। इसको नोट कीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या अपने साथ नोट कीजिए इसको। थोड़ा सा इनिशियली मेरी राइटिंग बेकार आ रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। अब बस आपका सहयोग चाहिए। ठीक है बेटा, अगला लेंगे हम। देखो अब हम सामाजिक सुधार की बात, सोशल सर्विस की बात करेंगे हम। सर्विस सेक्टर स्कीम की बारे में बात करेंगे हम। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा हेल्थ सर्विसेज, जो सर्विसेज चलती हैं। अवेयरनेस जो चलता है वो कुछ कुछ पिलर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी, आशा वर्कर्स, और जब बच्चे का जन्म होता है तो एक तरीके से चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर किस तरह की जाएगी, कुछ एक स्कीम है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो एक इसका नाम है स्कीम का बेटा किलकारी प्रोग्राम, किलकारी प्रोग्राम है, किलकारी योजना। और ये कुछ चुनिंदा राज्यों में संचालित है। एवं मोबाइल एकेडमी, मोबाइल एकेडमी पहले मैं लिख लेता हूं, पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको।
जैसे ये महाराष्ट्र में और गुजरात में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। देखो बेटा इसमें क्या होगा, गांव के क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आशा वर्कर्स होती हैं जो वर्क करती हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में एक नई स्कीम स्टार्ट हुई है, इसका नाम है किलकारी योजना। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, किलकारी योजना और मोबाइल एकेडमी। इसके द्वारा किया जाएगा, आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और कि आपको प्रेगनेंसी में किस तरह से हिदायतें देनी है महिलाओं को, आफ्टर प्रेगनेंसी में किस तरह से उनको ध्यान रखना है, उनके जननी सुरक्षा के बारे में से ज्यादा फोकस किया गया है। और बच्चों का जब जन्म होगा और बच्चों का जब बाद में जन्म होगा तो उनको कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाएंगे ताकि उनका स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तो ये किलकारी योजना मोबाइल एकेडमी के द्वारा महिलाओं को एक कनेक्ट करके मोबाइल्स के थ्रू मैसेज की डॉक्टर का कंसर्न दिया जाएगा और महिला अपने घर बैठे, क्योंकि उस अवस्था में वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती, तो वो अपने घर बैठे ही अपनी सारी सुविधाएं मोबाइल से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। वो आशा वर्कर्स इनको हेल्प करेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी सामाजिक सुधार के बारे में बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अगला लेंगे हम, इसको नोट कर लिया आपने। अगला पढ़ेंगे बेटा हम थोड़ा ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ले चलेंगे आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के अंदर तो आप सबसे पहले सुनिश्चित कर लें, आप अपने पास एक एटलस रखेंगे बेटा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए। आपको भारत के हर एक जिले, हर एक राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी सिटी कहां पर मौजूद है, ठीक है। और आपको वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी देंगे ताकि आपको वर्ल्ड में कौन कौन सा कंट्री कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ में, ठीक है। तो बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट, हम आप बात कर रहे हैं कि अरल सी के बारे में बात करते हैं। अरल सी, सॉरी रेड हो गया। तो अरल सी पूछेगा आपसे कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये कजाकिस्तान, ये पहले तो कहां पर मौजूद है हम ये मालूम पड़ेंगे। ये कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मौजूद है। जैसे इंडिया की पोजीशन ये है बेटा नॉर्थ रीजन में, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अफगानिस्तान आएगा, तो यहां पर ऊपर आप जाओगे तुर्कमेनिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक अरल सी मौजूद है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अरल सागर है ना, इस टाइम पे सूख रहा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। तो पूछ लेगा आपसे कि अरल सी जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सूखा ग्रसित इलाका हो रहा है, यहाँ पे ड्राइनेस हो रही है पूरी, किसकी वजह से हो रही है बेटा? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। और ये विश्व की चौथी झील है, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट लेक। ठीक है। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का था बेटा। अरल सी पूछ लेगा आपसे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, और ये यूपीएससी में आ सकता है, और ये एक बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन यूपीएससी में, डायरेक्टली सीएससी के एग्जाम में आया था कि अरल सी के अंदर किसकी वजह से हो रहा है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आप एमसीक्यू में आपसे कंट्रीज के नेम दे देंगे आपको, इसके बीच में, जैसे कजाकिस्तान अफगानिस्तान बोल दिया, कजाकिस्तान पाकिस्तान बोल दिया, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान बोल दिया, उसी को आपको टिक करके आना है। ठीक है। अगला देखेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा वीमर ट्रायंगल क्या है। वीमर ट्रायंगल पूछेगा आपसे, तो ये 1991 में, पेन ज्यादा फ्लो हो गया थोड़ा सा, 1991 में पोलैंड, फ्रांस
और जर्मनी के मध्य एक समझौता हुआ था कि आपस में ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था 1951 के अंदर में, 91 में। तो 1990 तक के दशक के बाद में इन कंट्रीज में एक सहयोग की प्राप्ति हुई, एलियंस बना कि हमें वीमर ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ये पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पुट किया आ सकता है कि वीमर ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो वन वर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी का, सीडीएस का क्वेश्चन हो, एनडीए का क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा इसके अंदर, एक अगला पॉइंट इकोनॉमी का। क्वेश्चन मोस्टली आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में पूछता है कि ये डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, टेबल बनाता हूं, इसमें मैं कैटेगराइज करता हूं कि डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं और अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं उसको। ये आप अपने दिमाग में रखना बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो इसमें हम पहला लिखेंगे इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। अगला कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। थर्ड लिखेंगे बेटा हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और इसमें कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और लास्ट में है हमारा वेल्थ टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स के, प्रत्यक्ष कर के कुछ बेहतरीन एग्जांपल हैं। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि कॉर्पोरेट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, तो आपको डायरेक्टली टिक करके आना है। ये बैंकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अब हम अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, जिसको सेल्स टैक्स आता है इसमें, और सर्विस टैक्स आता है इसमें। कोई भी चीज वगैरह खरीदते हैं तो उसमें सर्विस टैक्स लगता है हमारा। और कस्टम ड्यूटी, जब हम किसी कंट्री से जाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है। कुछ भी वहाँ का आइटम हमें इंपोर्ट करके लेके आए तो कस्टम ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे चेक करेंगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अगला देखेंगे हम वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको बोलते हैं हम वैट, है ना। तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ग्रोसरी आइटम होता है बेटा, उसको परचेस करते हैं तो उस पर वैट लगता है, तो वैल्यू एडिड टैक्स हो गया। जीएसटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। जीएसटी आप जानते हैं, बहुत हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है ये। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और ये किस में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पुट किया आ सकता है आपसे कि जीएसटी किस कैटेगरी में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में, अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, दिल्ली पुलिस में भी रिसेंटली एग्जाम में आया था, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में एग्जाम में आया, एनडीए में डायरेक्टली पूछा हुआ है आपसे। तो जीएसटी किस में आता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। नोट कर लीजिए आप इसको। अगला हम पढ़ेंगे बेटा, एक विवादित मुद्दा चल रहा है, एक द्वीप है दिओयू द्वीप और जापान का सेनकाकू द्वीप। तो चाइना जापान उसमें आपस में लड़ते रहते हैं। उसका मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली है कहां पर। और चाइना अपनी टेरिटरी का उसका हिस्सा बताती है, जापान उसको अपना बताता है। तो जापान तो उसको सेनकाकू द्वीप बोलता है और चाइना उसको दिओयू द्वीप बोलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलो लिखते हैं बेटा। देखिए, ये जैसे सपोज करो चाइना है, ओके, और ये यहां पर बेटा जापान है।
और यहां पर बेटा एक आइलैंड है छोटा सा, इसको जापान तो बोलता है सेनकाकू। सेनकाकू। और चाइना इसको क्लेम करता है, इसको बोलता है बेटा दियो दियाऊ। दियोयू द्वीप। और ये कहां पर मौजूद है बेटा? ये पूरा ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य में स्थित है ये। ठीक है, तो ये पूछ लेगा डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कि अभी हाल ही में एक विवादित द्वीप का नाम पूछ लेगा आपसे। दियोयू द्वीप, ये चाइना इसको क्लेम करता है और ये जापान इसको बोलता है सेनकाकू द्वीप है। तो ये बहुत विवादित मुद्दा है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच में, और यूपीएससी में, सीडीएस में, एनडीए में, और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देख सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। इसको नोट कर लीजिए। अगला लिखेंगे बेटा, अब हम स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की बात करेंगे। कुछ राज्य की जो समाचार है उसके अंदर लिखेंगे बेटा हम राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में कुछ स्कीम्स आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और राजस्थान के आने वाले एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड बहुत ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान का अभी एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन अभी आ सकता है आपके अपकमिंग राजस्थान एग्जाम में। और लखपति दीदी योजना, इसकी लखपति दीदी योजना जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं से जोड़ना और उनके जो घरेलू कार्यों को उनको आगे प्रोत्साहित करना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, और एक एनजीओ की तरह काम करके उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। तो ये लखपति दीदी योजना आयोजन हुआ था बेटा, कहां पर हुआ था ये पूछ लेगा आपसे। ये बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में, दक्षिणी राजस्थान में स्थित है ये बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है, तो ये दक्षिणी राजस्थान में मौजूद है, प्रतापगढ़ के पास में। और अगला देखेंगे बेटा हम, जो कृषि करते हैं और जो गाय वगैरह, भैंस वगैरह पालते हैं, तो उनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। जो हमारे गुजर भाई हैं उनके लिए मोस्टली गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा बेटा, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख गोपालक हैं तो वो अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं दूध के उत्पादन के अंदर में। तो उनको 1 लाख तक का ब्याज है ना वो मुफ्त में प्रदान किया जाएगा ताकि अपने वो व्यापार को आगे संचालित कर सकें और दुग्ध उत्पादन में बेहतरीन विकास कर सकें। तो ये आप लिख लीजिए इसको। और सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा स्वर्णिम राजस्थान एक योजना है, स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये बेटा कहां पर हुई है? सिरोही में हुई है।
सिरोही में हुई है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, भजनलाल शर्मा द्वारा ये एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, स्वर्णिम राजस्थान अभियान योजना। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। तो ये सिरोही में की गई है, आप नोट कीजिए। ठीक है, लिखिए बेटा। अगला हम पर्यावरण से रिलेटेड एक न्यूज लेंगे आपके सामने। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है, उड़ीसा में एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का निर्माण किया गया है और उसको घोषित कर दिया गया है, लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है, पहले आपको उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट वहां होती है बेटा, उनको एक मूर्त अमूर्त विरासत के रूप में संरक्षित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक रूप से ये मौजूद होती है, वहां पर महत्वपूर्ण पौधों, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। तो ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट वो कहलाती हैं। तो हाल ही में उड़ीसा के अंदर गुप्तेश्वर जंगल है, जो कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में मौजूद है। उनको घोषित किया गया, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। और इससे पहले कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में मौजूद थे, मैं वो भी लिख देता हूं आपके सामने। मंदसौर, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं बेटा, मंदसौर, ये कंधमाल जिले में मौजूद है। कंधमाल जिले में। और ये यूपीएससी में आ सकता है बेटा, सीडीएस में, एनडीए में डायरेक्टली। महेंद्रगिरी पर्वत, आप जहाँ जो पूर्वी घाट में है मौजूद, महेंद्रगिरी, ये गजपति जिले में मौजूद है। और गंधामर्दन, ये कहां पर है बेटा, ये बारगढ़, बोलनगिरी जिले में मौजूद है। इसमें मौजूद है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि अभी हाल ही में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में उड़ीसा के किस को शामिल किया गया है, नाम आपसे दे देगा। तो गुप्तेश्वर जंगल को शामिल किया गया है। और किस जिले में आते हैं वो, कोरापुट जिले में आते हैं। और इससे पहले कौन कौन से, मंदसौर, महेंद्रगिरी, गंधामर्दन, ये पहले से ही शामिल है। इसको लिख लीजिए आप। लिख लिया, अगला देखते हैं। देखो बेटा, अभी हाल ही में यूपीआई पेमेंट है, ये इकोनॉमी की न्यूज होगी। तो यूपीआई पेमेंट के लिए मॉरिशस और श्रीलंका, ये दो कंट्री रेडी हुए हैं कि हम यूपीआई पेमेंट को करेंगे। मॉरिशस और श्रीलंका ने रेडी सहमति करी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो कौन से कंट्री उन्होंने यूपीआई पेमेंट के लिए हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ में, तो ये आएंगे। और आप देखेंगे अगला बेटा, एक साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर खुला है हाल ही में। तो वो कहां पर है, वो बेटा खुला है हैदराबाद में, जो तेलंगाना में मौजूद है।
और इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया है? द म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के द्वारा, म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो ये दो कुछ करंट अफेयर्स हैं बेटा, एक इकोनॉमी की है और ये कल्चर की है, संस्कृति की, कला एवं संस्कृति की न्यूज है। साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर कहां पर खुला है? हैदराबाद में खुला है, और ये म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के द्वारा खोला गया है। और ये जो दो कंट्रीज हैं, यूपीआई पेमेंट जो है हमारा करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके लिए दो कंट्री रेडी हुए हैं। लिख लीजिए इसको। अब मैं आपको कुछ बेटा फैक्चुअल जीके बताऊंगा, डायरेक्टली वन लाइनर जो पूछता है डायरेक्टली, तो आप उसको लिखेंगे मेरे साथ में। फैक्चुअल जीके, ठीक है। इसमें सबसे पहला लिखेंगे आप, ट्राई के नए चेयरमैन कौन से बने बेटा? ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। और भारतीय फौज की पहली वुमेन्स सूबेदार, इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन्स सूबेदार कौन सी बनी है? ये पहले मेल को ही उपाधि दी जाती थी, पर पहली वुमेन सूबेदार बनी है प्रीति रजक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, प्रीति रजक। अब मैं कुछ बात करूंगा बेटा डिफेंस एक्सरसाइज की, डिफेंस की बात करूंगा मैं, रक्षा की बात करूंगा। तो भारत के विभिन्न देशों के साथ में जो सहयोग हुआ है, रक्षा सहयोग हुआ है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है? डायरेक्टली नाम पूछेगा आपसे, एक्सरसाइज का नेम बताएगा, आपको कंट्री पूछेगा किस कंट्री के बीच में हुई है। तो आप लिखेंगे डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट ये हुई है बेटा इंडिया, फ्रांस और यूएई, इसके मध्य हुई हैं। तो आप इसको लिखिए फटाफट से। अरब सागर में हुई थी ये बेटा। तो भारत की नेवी और फ्रांस की नेवी, यूएई की नेवी के बीच में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुई है अरब सागर में। लिख लीजिए आप इसको। अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे हम, खंजर। ये किसके मध्य हुई है? ये इंडिया, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुई है, भारत एवं किर्गिस्तान के मध्य। हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो भारतीय सेना और किर्गिस्तान की आर्मी है उसके बीच में ये खंजर एक्सरसाइज हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है बेटा? ये भारत और मिस्र के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। ठीक है, ये लिख लीजिए। और एक्स अयूथा, भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, और एक हुई एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। दोनों में डिफरेंस है, ये साइक्लोन एक्सरसाइज है और ये डेजर्ट साइक्लोन है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भारत और मिस्र के बीच में हुई थी और ये भारत और यूएई के बीच में हुई है।
संयुक्त राज्य अमीरात इसके बीच में हुई है, लिखिए इसको आप। अगला लिखेंगे, अगला देखेंगे बेटा, शॉर्ट में लिख लिया करो उसको, एनवायरमेंट। वेडाथंगल, वेडाथंगल जो बर्ड सेंचुरी है वो कहां पर मौजूद है? ये बहुत हाईलाइटेड है इस टाइम पे। ये बेटा तमिलनाडु में मौजूद है। तो ये भारत की सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है, ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, वाटर बर्ड सेंचुरी। जैसे हमारे राजस्थान में आप देखेंगे बर्ड सेंचुरी कहां पर है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहां पर है, भरतपुर के अंदर मौजूद है। उसी तरह से वेडाथंगल है जो, वो कहां पर मौजूद है? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वेडाथंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु में। अगला लिखेंगे बेटा, इसमें कौन कौन से, और मैं आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से तमिलनाडु के बारे में लिखूंगा, आप इसको नोट करते जाइए साथ में। अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अन्ना जूलॉजिकल पार्क है यहां पर, और गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। क्रोकोडाइल बैंक, मगरमच्छ पाए जाते हैं यहां पर, क्रोकोडाइल बैंक नाम से है एक सेंचुरी, क्रोकोडाइल बैंक सेंचुरी। और बेटा पॉइंट कॉलीमेरे, पॉइंट कॉलीमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ा सेंचुरी की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे। नेक्स्ट लिखेंगे हम मुखुर्ती नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क। हिंदी में इस तरह से लिखेंगे इसको, मुखुर्ती। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एनडीएमएस सीडीएस में, हमेशा रिपीट होता है ये। मुखुर्ती नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है? गुंडी नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है? पॉइंट कॉलीमरे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तमिलनाडु में मौजूद है। और इंपॉर्टेंट, मुदुमलाई, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। और है बेटा, पर ये इंपॉर्टेंट है, और भी हैं, वेलानाडु है, कलाकड़ू भी है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पर्यावरण से रिलेटेड है ये बेटा। वेडाथंगल बहुत हाईलाइटेड चल रही है इस टाइम पे। बर्ड सेंचुरी कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु में। अगला लिखेंगे, अभी हाल ही में बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है
ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है स्वामी राम भद्राचार्य, और जाने माने फिल्म राइटर गुलजार साहब। तो इनकी बेहतरीन मूवीज आई हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी माचिस। तो उन्होंने पंजाब में जो आतंकवाद उस टाइम फैला था, उस टाइम पे क्या क्या रीजंस थे, तो उस पर बेस्ड एक मूवी बनाई थी। और इनके निर्देशन में, ये डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं बहुत अच्छे, इनके निर्देशन में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनी हैं। और बेसिकली ये मुख्य रूप से समाज में जो चल रही हैं कुरीतियां उस, और समाज में जो रोष उत्पन्न हो रहा है, और सामाजिक मूवी बनाते हैं, जिससे एक समाज को एक डायरेक्शन मिले प्रॉपर तरीके से और सीखे वो समाज। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज में, गुलजार साहब का। और ये कोशिश यही करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस सब चीज़ों को समझे, और जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और समाज में किस तरह से जो समस्याएं हो रही हैं हमको उसका किस तरह से निदान कर सकते हैं, तो फिल्मों के माध्यम से ये बहुत प्रेरित करते हैं। ये लिख लीजिए आप। और कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे काजी नीमू, ये काजी नींबू एक नींबू की प्रजाति है, और ये फेमस कहां पर है? असम में। इसको राज्य का फल घोषित किया गया है, किसके द्वारा? असम के द्वारा। असम का नाम भी चेंज हो गया बेटा, अब इसको बोलते हैं हम असोम। तो ये कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल करंट अफेयर्स थी, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखेंगे बेटा हम, जैसे एक साइंस टेक की न्यूज है, टेक्नोलॉजी की न्यूज है, जो फलों को पकाने का लिए एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का बहुत मिस इसका ज्यादा यूज हो रहा है। तो उसको रोकने की वजह से क्या होता है, रोकना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जल्दी के चक्कर में क्या होता है, फल विक्रेता होते हैं, फलों पे ये डाल देते हैं, और उसकी वजह से हार्मफुल नुकसान किसको भी झेलना पड़ता है? आम जनता को। तो आप ये एक फ्रूट राइपनिंग प्रोडक्ट है केमिकल, जैसे ट्राइक्लोसेन और कार्बेट, ये क्या है, फलों को पकाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे रेलवे में वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन। ट्राइक्लोसेन और कार्बेट, ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री में आता है और रेलवे में बहुत पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, हम समझेंगे थोड़ा सा। हाल ही में मेडागास्कर है, एक कंट्री है, उसके बारे में बताता चलूंगा आपको। मेडागास्कर है, उसकी कैपिटल क्या है बेटा? एंटेन। आप मेरे साथ हर एक वीकली करंट अफेयर्स के अंदर एक एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक मैं कैपिटल बताता चलूंगा आपको, और कुछ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा आपको मैं। तो एंटेनवेरियो, इसमें क्या होगा, यहां पर हमारे बेसिकली ये हाईलाइटेड क्यों है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट थे, वो अभी दुबई में वर्ल्ड गवर्नर समिट में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर वो कहां पर हुई थी? दुबई में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि मेडागास्कर के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हुई थी? दुबई में मौजूद थी, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक क्या याद रख लेना कि बेटा मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? एंटेनवेरियो। तो कभी को और आपसे बाय द वे किसी एग्जाम में पूछ लिया मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, तो यूपीपीसीएस में या बिहार पीसीएस में, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एंटेनवेरियो की कैपिटल है। तो मैंने मोस्टली सारे न्यूज आपके कवर कर लिए। एक साइंस एंड टेक का लास्ट न्यूज और मैं कवर करता हूं। ई जागृति पोर्टल,
ये स्कीम के अंदर आता है बेटा। इसमें हम देखेंगे एक जागृति पोर्टल का क्या किया गया है कि जितने भी कंज्यूमर कोर्ट में जो पेंडिंग केस चलते हैं उनको खत्म करने के लिए ई जागृति कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग केस को सॉल्व करने के लिए ई जागृति पोर्टल के द्वारा उनको सॉल्व किया जाएगा। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो ये कंज्यूमर कोर्ट में जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं, आर्टिफिशियल, ये एक ऐप है ई जागृति पोर्टल, इस पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फटाफट से लिया जाएगा और सॉल्व करने का एक जिम्मेदारी उठाई गई है इस पोर्टल के द्वारा। तो ये बेटा, ये वीकली करंट अफेयर्स में मैंने आप सारी चीजें कवर कर ली है जो आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट छूट गया है तो आप उसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सेशन, आपको अपना फीडबैक दीजिएगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नेक्स्ट जो भी चीजें मेरी कमी लगी हैं मैं उसको भी इंप्रूव कर सकूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।